आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग अपना द इंडियन एक्सप्रेस का सेशन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। और हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। सबसे पहला जो है पेज नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। और यहाँ पे ये न्यूज़ है एमएसएमई की। जो एमएसएमई की न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसमें बोला गया है कि बैंक ने अभी तक क्या है 43% लोन बांटे हैं, ये बोला है। अभी कौन से लोन हैं इनकी बात हम लोग करते हैं। अभी तक यहाँ बोला गया है कि बैंक ने जो लोन बांटे हैं वो 43% तक ही लोन बांटे हैं। ये 43% तक क्या बांटे हैं, लोन बांटे हैं। अभी कौन से लोन है, किस प्रकार के लोन है, इसकी बात करते हैं। मैं अब आपको बात करता हूं कि अगर आप बात करो कि 20 लाख करोड़ का जो कोविड-19 का जो बजट पास हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि 20 लाख करोड़ का, ठीक है, 20 लाख करोड़ का जो बजट पास हुआ था किसके लिए, कोविड-19 के लिए इंडिया में बेसिकली, ठीक है, बजट पास हुआ था। इसमें से अगर 3 लाख करोड़, जो 3 लाख करोड़ इसमें है वो किस लिए अलॉट किया गया था, वो अलॉट किया गया था एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये इसमें लिख देता हूं मैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बेसिकली क्या हुआ था, 3 लाख करोड़ का जो है वो पास किया गया था। और किस स्कीम के तहत, स्कीम का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्कीम आपसे पूछ लेते हैं। स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कौन सी है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत किया जाएगा, इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ जो है एमएसएमई सेक्टर में जो है वो लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। किसके रूप में, लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, बैंकों ने अभी तक कितने प्रतिशत लोन बांटे हैं, 43%। अगर मैं जुलाई तक का आंकड़ा बताऊं तो जुलाई तक का आंकड़ा है 43% तक लोन बांटे हैं, ठीक है। और अगर इसकी रकम की बात करें, अगर आप जानना चाहते हैं कि रकम हो कितनी गई है 43%, तो आप निकाल सकते हो, ये हो जाती है 1.30, लगभग की बात कर रहा हूं। इतने लाख करोड़ वह लोन बांट दिया गया है। 1,30,000 करोड़ का मतलब मैं इतने लाख करोड़ जो है बांट दिया गया है, ठीक है। इतने लाख करोड़ का जो लोन है वो बांट दिया गया है। लेकिन बांटना कितना था, 3 लाख करोड़ तक का लोन देना था, जिसमें से अभी केवल है 43% ही लोन बांटे गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे मैं बात करता हूं कि जो लोन है वो किसे दिया जा रहा है, तो लोन सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जिनकी लघु उद्योग हैं या थोड़े से बड़े उद्योग हैं, ठीक है। लघु या फिर क्या कहते हैं, छोटे और मध्यम, ठीक है। लघु, छोटे और मध्यम वर्ग के जितने भी आपके रोजगार हैं, ठीक है, जितने भी आपके धंधे हैं, रोजगार धंधे हैं, उनको ही बेसिकली क्या किया, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और लोन भी उनको ही प्रोवाइड किया जा रहा है जिन्होंने पहले लोन ले रखा था, पहले लोन ले रखा था, उन्हीं को ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा और किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पहले लोन ले रखा था और उन्होंने चुका दिया, मतलब कह ले तो कि जो आप लोग सुनते हो कि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को, मतलब जिनका सरप्लस में क्रेडिट स्कोर चलता है, उनको ही बेसिकली क्या किया जाएगा, ये जो है बेसिकली अभी तक दिया जा रहा है, जिस हिसाब से खबर आ रही है, ठीक है। वैसे बांटना तो सबको था कि जो भी मध्यम वर्ग के हैं, जो लेना चाहते हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, जो भी लेना चाहते हैं उनको सबको मिलेगा। लेकिन जो बांटे गए हैं लोन, ये 43%, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटे गए हैं जो पहले के लोन ले चुके हैं और उन्होंने चुकता कर लिए हैं, ठीक है, जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत सरप्लस में चल रहा है, उन्हीं को ये दिया गया है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ से आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो किस, उसके मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी गए, ठीक है, नितिन गडकरी हैं
इसके कौन है भाई, मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर नितिन गडकरी को MSME की मिनिस्ट्री मिली हुई है, इसके साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट की, इसके साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसके साथ साथ शिपिंग मिनिस्ट्री भी मिली हुई है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ शिपिंग मिनिस्ट्री भी मिली हुई है, ठीक है। तो ये 3 मिनिस्ट्रियां इनको मिली हुई हैं, एक तो हो गई रोड एंड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हमारी पेज नंबर, ये आपका एक्सप्लेनेशन का जो पेज है उस पे है, और उसको देखिएगा आप लोग। ये है पेज नंबर आपका 9, एक्सप्लेनेशन का पेज है। यहाँ पे वर्ल्ड जो कोविड केसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए पूरे वर्ल्ड में जो अब तक कोविड के केसेस हैं वो करीब हैं 1,61,00,000, काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, और जो डेथ हो चुकी हैं वो नियर अबाउट हो चुकी हैं 6,45,000, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। देखिए बहुत सारी जो मौतें हुई हैं वो गिनी नहीं गई हैं, जैसे आपको बता दें जो फिर भारत में जैसे नहीं गिनी जा रही हैं, इसी के साथ साथ जो छोटे देश हैं उनमें भी बहुत सारी डेथ्स नहीं गिनी जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि फर्स्ट 3 नंबर पे अपना इंडिया है, मतलब टॉप 3 में आ चुका है, और टॉप 3 में कई दिनों से बना हुआ है। वैसे फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। यूएसए देखिए 41 लाख, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे, 1-1 लाख हर दिन में केसेस बढ़ रहे हैं, और इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है कि नियर अबाउट 1-1 लाख केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, 23 लाख हो चुके हैं केसेस, 23 लाख प्लस हो चुके हैं, सरप्लस में चल रहा है। चौथे नंबर पे रशिया है, 8 लाख नियर अबाउट केसेस के साथ में। और यहाँ चौंकाने वाली खबर यह है कि 5वें नंबर पे साउथ अफ्रीका आ गया। साउथ अफ्रीका देखिए कहीं लाइन नहीं कर रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गया है। साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पे आ गया है, 5वें नंबर पे आ गया है। और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, ठीक है, अफ्रीका में थोड़ा कंट्रोल में था, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका में केसेस आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 पे अगली जो न्यूज़ है हमारी द वर्ल्ड की न्यूज़ है। यहाँ पे एक आपने पहले एक प्रोग्राम देखा होगा, हु वांट टू बी अ मिलेनियर, इस तरह से एक प्रोग्राम आता था। जैसे भारत में करोड़पति आता है, वैसे यूएसए में जो देखिए यूएसए असली जो प्रोग्राम होता था वो यूएसए में होता था। बाकी जितने देश चलाते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, भारत में जो चला वो उसका कॉपी था, भारत ने कॉपी किया था यूएसए को, ठीक है। तो अमेरिका में कौन सा चलता था, हु वांट टू बी अ मिलेनियर, ठीक है। उसके जो होस्ट थे रेजिस फिल्बिन थे, रेजिस फिल्बिन थे। तो रेजिस फिल्बिन, नाम ध्यान रखिएगा, रेजिस फिल्बिन, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, और ये होस्ट करते थे हु वांट टू बी अ मिलेनियर के, हु वांट टू बी अ मिलेनियर, हु वांट टू बी अ मिलेनियर को होस्ट करते थे। और होस्ट कौन करते थे, फिलिप्स रजवी होस्ट करते थे, ठीक है, ये होस्ट करते थे। तो इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और अभी हाल ही में 88 साल की उम्र में इनकी 88 साल की उम्र में इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्या केवल इन्होंने यही प्रोग्राम होस्ट किए हैं? जी नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे मॉर्निंग शोज, यूएसए में बहुत सारे जो मॉर्निंग शोज आते थे वो उन्होंने होस्ट किए हैं, ठीक है। और मॉर्निंग शोज भी इन्होंने बहुत सारे होस्ट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका आपसे अक्सर एक वो शो देखा होगा, जो एक शो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक पर्सन से पूछा जाता था कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए अपने फादर को कॉल करता है और अपने फादर से बोलता है कि फादर मैंने बस आपको ऐसे ही कॉल किया था, मुझे पता है इसका आंसर ये होगा। तो ये बहुत हंसे थे ये, और ये वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो बहुत अच्छे हंसमुख पर्सन थे, बहुत ही कम लोग शायद इनके बारे में जानते होंगे। इंडिया में तो खासकर बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन यूएसए में इनके लिए एक राष्ट्रीय शोक रखा गया एक दिन का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जरूर पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं, द वर्ल्ड पे, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काबुल ने जो इल्ज़ाम लगाया अभी पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा काबुल अगर बोलते हैं काबुल ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के, तो काबुल कैसे लगाया? तो जो काबुल, मतलब काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो जो राजधानी होती है वो डिनोट करती है किसको, उस कंट्री की गवर्नमेंट को डिनोट करती है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि काबुल ने इल्जाम लगाया है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है।
पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। किस लिए इल्ज़ाम लगाया है? क्योंकि इन्होंने वहाँ की जो सीमा है काबुल की, मतलब अफ़गानिस्तान की जो सीमा है, उसमें इनके सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक घुस गए थे, ठीक है, अंदर गोलीबारी भी हुई है, ऐसा बोल लाया गया है। तो यहाँ पे काबुल ने ये यूनाइटेड नेशन में एक चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशन को और बोला है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ समझ जाइएगा कि काबुल बोल रहे हैं तो उस कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि काबुल जो है वो किस कंट्री की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल है, ठीक है। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो अशरफ गनी आप बोलोगे, ठीक है, अशरफ गनी है, अशरफ गनी जी हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि अफगानिस्तान की मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो मुद्रा जो है या करेंसी, मुद्रा या करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है अफगान अफगानी, ठीक है, ये इसकी करेंसी का नाम है, अफगानी। इसके साथ साथ बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, ठीक है, आरिफ अलवी, ध्यान रखिएगा, आरिफ अलवी हैं जो 13वें नंबर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए, इमरान खान हैं, इमरान खान। इसके साथ साथ ये कितने नंबर के हैं? 22वें नंबर के भारत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कभी कभी ये पार्टी का नाम पूछा जाता है तो PTI, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी का जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, ठीक है। तो अभी काबुल ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है और जो यूनाइटेड नेशन को क्या किया है, रिकॉल किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक क्या कहते हैं, उसकी जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस मुद्दे को सुनेगी और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर हस्तक्षेप करने की बात होगी तो हस्तक्षेप भी करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करती है? हस्तक्षेप भी करती है। मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन की 6 और वो होती हैं आपके 6 प्रिंसिपल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, माफ कीजिएगा, ऑर्गन्स होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, SC से सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद होता है ट्रस्टीशिप होता है 3रे नंबर पे। चौथा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और एक होता है आपका ट्रस्टीशिप इकोनॉमिक काउंसिल होता है, एक होता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा होता है आपका सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1945 में ये संस्था का निर्माण हुआ था। ब्रिटेन ट्विन कॉन्फ्रेंस के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब 1945 का वॉर जब खत्म हो गया था, तो उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था ब्रिटेन ट्विन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस ब्रिटेन ट्विन कॉन्फ्रेंस में 3 संस्थाएं एक साथ बनी थी। एक तो यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 में, और एक बनी थी वर्ल्ड बैंक, अगली बनी थी वर्ल्ड बैंक, और एक और बनी थी अगर आपका कहते हैं IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 3 संस्थाएं एक साथ बनी थी, 1945 में ही बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा, और नोट बेल करते रहा करिए, ठीक है। एटलीस्ट एक कॉपी पेन और निकाल के बैठा रहा करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग नोट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू भी बना सकते हैं। जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चन के रूप में आप खुद भी बना सकते हैं।
चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं, इकोनॉमी का जो पेज है, और यहाँ पे ये रेमिटेंस फॉल का जो बहुत अच्छा मुद्दा है इसको हम लोग पढ़ते हैं। रेमिटेंस जो फॉल हुआ है वो नियर अबाउट 25% की बात हो रही है कि रेमिटेंस फॉल होगा। ठीक है, रेमिटेंस। अब ये रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस समझिएगा, और कुछ लोग एफडीआई में फर्क नहीं महसूस कर पाते हैं तो मैं बता देता हूं। एफडीआई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहां एक बात समझिएगा, एफडीआई और रेमिटेंस में फर्क क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जो भारतीय, नाम लिखेगा, जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं, जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं, वो वहां से पैसा भारत अपने घर भेजें या फिर किसी की राजनीतिक पार्टी, मतलब वहां से पैसा यहां भेजें, तो उस पैसे को क्या कहते हैं? उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं, जो पैसा बाहर से अपने देश में आता है। अच्छा, आप बोलोगे तो एफडीआई में भी यही होता है, बाहर से पैसा अपने देश में आता है। एफडीआई में क्या होता है बच्चे? यहां पे एफडीआई में ये चीज होती है ना कि एफडीआई में जो पैसा नहीं आता है, कंपनीज आती हैं, और कंपनीज जब भारत में, यहां जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में जब स्टेब्लिश हो जाती है कंपनी, तो बाहर का पैसा इंडिया में आने लगता है, उसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पर यहां पर रेमिटेंस में क्या होता है? जो कोई भारतीय विदेशों में काम कर रहा है, मान लीजिए उसने अपने माँ बाप को पैसे भेजे या फिर इंडिया में किसी को भी पैसे भेजे, तो क्या होता है जब वो वहां के पैसे यहां भेज रहा है, अपने ही पैसे भेज रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेमिटेंस जो है वो इस बार बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा, उसमें नियर अबाउट 25% की गिरावट दर्ज करी जाएगी। मतलब 25% की जो क्या होगी? गिरावट होगी। और अगर इसे पैसों में बात करें तो नियर अबाउट 55 से 60 बिलियन डॉलर। ठीक है, 55 से 60 बिलियन डॉलर का जो है वो क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2020 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बात करता हूं कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि आरबीआई का, नाम ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है? तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर स्टार्ट होता है और 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है, ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। दूसरी बात मैं करता हूं कृषि का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो कृषि का भी सेम होता है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक जो होता है, जो आपकी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा मैं अगर बात करूं कि जो है ये जो अभी जो 25% का फाइनेंशियल ईयर गिरावट, 25% का जो रेमिटेंस गिरने वाला है, ठीक है, ये पूरे टोटल जीडीपी का कितना होगा? तो नियर अबाउट ये 2.5 या 2.7 लगभग इतने प्रतिशत होगा ऑफ जीडीपी का, ये करीब 2.5 या 2.7% के नियर अबाउट होगा। 2.7 लिख लीजिएगा। ठीक है, 2.7% फॉल होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है? और चलिए ये पेज नंबर 13 पे इकोनॉमिक न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ये मैगजीन है, मतलब क्या कहते हैं, वैक्सीन के बारे में बताया गया है। तो एस्ट्राजेनेका और आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ने एस्ट्राजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये क्या किया है? इन दोनों ने मिलकर के अभी आपको पता है एक वैक्सीन का निर्माण किया है। और नंबर ऑफ टेस्ट में बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं, वर्ल्ड में सबसे क्या है? हाईएस्ट हैं। ठीक है,
तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं। और इस वैक्सीन का इन्होंने अभी क्या किया है, बहुत सारे लोगों को टेस्ट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट के मामले में वर्ल्ड हाईएस्ट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एस्ट्राजेनेका क्या है, तो एस्ट्राजेनेका वहां पे ब्रिटिश की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये ब्रिटिश की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोनों ने मिलकर के आपको पता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट किए हैं और अलग अलग देशों के ऊपर किए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका रीजन है उसमें नंबर ऑफ टेस्ट इन्होंने नियर अबाउट 50,000 से ऊपर कर लिए हैं। तो ये यहाँ पे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, नाम ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, कोलैबोरेशन करने की बात कही है, किसके साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्लस एस्ट्राजेनेका के साथ। अब ये आपको पता होगा कि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें, मतलब क्वांटिटी की बात करें तो नंबर ऑफ सीरम्स की बात करें तो इस सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किसी भी चीज की सीरम या फिर वैक्सीन बनाने के लिए फेमस है। तो ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये वो बनाती है, नंबर ऑफ वैक्सीन बनाती है, नंबर ऑफ वैक्सीन बनाती है, ठीक है। तो बहुत पहले से भी बात चल रही है, अभी से नहीं, बहुत पहले से बात चल रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन करेगी और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैक्सीन्स बनाएगी बहुत ज्यादा। ये कह रही है कि अगर हम लोगों का जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो जाता है इंडियंस के ऊपर, ठीक है, इंडियंस के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इस साल के लास्ट मतलब दिसंबर तक क्या कर देंगे, 300 से 400 मिलियन हम लोग क्या कर देंगे, वैक्सीन्स यूनिट जो है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर मैं आंकड़ा, अगर आप 300 से 400 मिलियन नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूं, 30 से 40 करोड़ की बात हो रही है। 30 से 40 करोड़ क्या कर लेंगे, हम ये नंबर ऑफ वैक्सीन जो है वो बना लेंगे इस साल के लास्ट तक, ठीक है। अगर इंडिया में ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, वैसे इंडिया में ट्रायल अभी शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका और प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर के इस साल के लास्ट तक वो कर लेंगी, ठीक है, ट्रायल्स पूरे कर लेंगी। और मैं अगर बात करता हूं, थोड़ी सी और बात समझिएगा, यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि ये वैक्सीन है क्या, तो ये लाइव पैथोजेंस होते हैं, लाइव पैथोजेंस क्या होते हैं, लाइव पैथोजेंस मतलब होता है जीवित रोगाणु, ठीक है, जीवित रोगाणु या फिर आप बोले जीवित वायरस, ठीक है, जीवित वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये जिंदा वायरस होते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब कोविड जो 19 बीमारी है, कौन सी वायरस कौन सा है, तो सार्स कोरोना वायरस 2 है। और सार्स कोरोना वायरस का बहुत ही हल्का जो सिम्टम्स का वायरस होता है वो आपके शरीर में डाला जाएगा और क्या होगा, जब बॉडी क्या करेगी, उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगी। जब एंटीबॉडी बना लेगी और जब वाकई में आपके सामने एक हार्ड इंटेंसिटी का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी पहले से बन चुकी होगी और आप उस बीमारी से अच्छे से निजात पालोगे, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कल थी 26 आपकी जुलाई थी और 26 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस, ठीक है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। एक कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1999 को, ठीक है, 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, हमने कारगिल को वापस छुड़ा लिया था पाकिस्तान से, ठीक है, और करीब 2 माह का युद्ध चला था। अगर आपसे पूछते हैं कि इस कारगिल जो लड़ाई के दौरान ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑपरेशन विजय नाम था, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय नाम था। तो ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल किया गया था, ठीक है,
और ऑपरेशन शायद सागर था, कुछ ऐसे ही करके था, जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने, मतलब इंडियन क्या कहते हैं, एयरफोर्स ने बेसिकली चलाया था। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। ठीक है, तब तक चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।